नमस्कार सभी को। मैं कौशल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग में। आज आप लोगों के सामने मैं हिंदी टिप्पण का लास्ट क्लास, यानी कि संभवतः यह लास्ट क्लास होगा। क्लास 6 है, ये छठा क्लास है। और इस क्लास में हम लोग हिंदी टिप्पण का 2024 का जो क्वेश्चन है, 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे। अप्रैल में एग्जाम हुआ था, 7 अप्रैल को यह एग्जाम हुआ था। और इस एग्जाम में हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो हिंदी टिप्पण की परीक्षा है उसमें ये चार चीज पूछा जाता है। सबसे पहले टिप्पण यानी कि नोटिंग, ठीक है, नोटिंग पूछा जाएगा 30 अंक का। उसके बाद प्रारूपण यानी कि ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद संक्षेपण, संक्षेपण जो है यानी कि प्रेसीज राइटिंग, प्रेसीज राइटिंग, ठीक है, ये आपका 25 नंबर का पूछा जाएगा। और वाक्य शुद्धि यानी कि इरर, इरर वाला पोर्शन 15 नंबर का। चारों को जोड़िएगा तो 100 अंक होता है टोटल। लेकिन आपको 100 में सिर्फ 40 नंबर ही पास करना है और राजपत्रित कर्मचारी के लिए। तो मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ वो और राजपत्रित कर्मचारी के लिए ही सॉल्व करवा रहा हूँ। आइए ध्यान देते हैं एक बार कि आवेदन देने की अंतिम तिथि 17 सितंबर यानी कि आज ही है लास्ट तिथि इसकी। और परीक्षा की तिथि 20 अक्टूबर 2024। 17 सितंबर को मैं ये अंतिम वीडियो इसका टिप्पण का ला रहा हूँ। आज इसके लिए आवेदन देने के लिए लास्ट तिथि है आज 17 तारीख। और परीक्षा की तिथि 20 अक्टूबर को घोषित की गई है, ठीक है, निर्धारित की गई है, जो कि रविवार के दिन होता है। दोपहर 11 बजे से लेकर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक एग्जाम होगा, यानी कि 2 घंटे का एग्जाम होगा। आपको 2 घंटे में ये चारों टॉपिक को बना लेना है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो फॉर्मेट पता होना चाहिए। जो भी फॉर्मेट मैंने पिछले 5 वीडियो में बताया है वो फॉर्मेट आप दिमाग में बैठा लीजिए। और जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि इससे आपका एक टॉपिक लड़ जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपका एग्जाम में सेम पूछ दे। तो आप अगर पढ़े हुए हैं मेरा सारा टॉपिक तो आपको एग्जाम में काफी बेनिफिट मिलेगा। आप फॉर्मेट से ही पास कर जाइएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है आपका प्रारूप यानी कि ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, और ये आपको 30 नंबर देगा। ये यहाँ पर आपको 30 नंबर देगा। तो सबसे पहले मुख्य सचिव की ओर से, मुख्य सचिव बिहार की ओर से सभी जिला पदाधिकारी को लिखना है। मुख्य सचिव बिहार की ओर से सभी जिला पदाधिकारी को पत्र लिखना है, प्रारूप लिखना है। तो मुख्य सचिव बिहार हो गया आपका प्रेषक, ये हो गया प्रेषक। और सभी जिला पदाधिकारी आपका क्या हो गया, सेवा में, सेवा में, ठीक। और एक चीज और है, प्रारूप लिखना है यानी कि हम लोग को ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। और ये इस ड्राफ्ट में क्या लिखना है, आसन्न लोकसभा चुनाव, आम चुनाव यानी कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए जिला अंतर्गत यानी कि जितने भी जिला पदाधिकारी हैं उनके संबंधित जिला के अंतर्गत मतदान केंद्रों पर आवागमन के साथ साथ अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु समुचित कार्रवाई किए जाने का उल्लेख करना है। तो ये हो गया हमारा विषय। ये जितना भी टोटल चीज है ये हो गया विषय। तो इन्हीं 3 चीजों से हमारा फॉर्मेट तैयार होगा। तो चलिए सबसे पहले, चूंकि यहाँ पर कोई भी विभाग नहीं दिया हुआ है, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, गृह विभाग, ऐसा तो कोई जिक्र नहीं किया हुआ है। तो हम लोग पढ़े हैं पहले कि जब कुछ भी जिक्र ना किया हो आप सामान्य प्रशासन विभाग मान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार सरकार, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो सामान्य प्रशासन विभाग मानना उचित रहेगा, सामान्य प्रशासन विभाग। उसके बाद आप यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे ताकि ये देखने में थोड़ा सा सुंदर लगे। लाइन खींचने के बाद अब हम लोग देंगे यहाँ पे पत्रांक। इस पत्रांक में आपको संचिका संख्या लिखना है, और ये संचिका संख्या आपको याद होना चाहिए क्योंकि हर वीडियो में लगभग समान रहता है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा डिजिट का अंतर होगा तो वो आप एग्जाम में भी चेंज कर सकते हैं, डिजिट आपको जो याद रहे। 2/1 23/2024, ठीक है। और डैश दे के लिखना है साप्रवी यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग। और डैश देने के बाद आपको एक पत्रांक बैठा देना है, 310, 315, 320, 324 जो भी देना है। उसके बाद ऑब्लिक देना है यहाँ पे, ऑब्लिक पटना, ठीक है, कॉमा दिनांक। और यहाँ दिनांक में आपको एग्जाम का डेट भर देना है। एग्जाम होगा 20 अक्टूबर 2024 को, तो आपको यहाँ 20 अक्टूबर 2024, मैं आपको वही प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया पत्रांक, ये दिनांक, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग लिखते हैं प्रेषक।
प्रेषक। तो प्रेषक आपके कौन है? मुख्य सचिव बिहार। नाम तो नहीं लिख सकते उनका, तो नाम की जगह प्रेषक पद क्या देंगे, कॉमा, और नाम की जगह डैश 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 डैश, और उसका लिख देंगे मुख्य सचिव बिहार। ठीक है। उसके बाद सेवा में, सेवा में क्या हो जाएगा? सेवा में सभी जिला पदाधिकारी। किसको लिख रहे हैं आप? सभी जिला पदाधिकारी। सभी जिला पदाधिकारी बिहार। सभी जिला पदाधिकारी, पदाधिकारी बिहार। ठीक। इतना लिखने के बाद आप विषय लिखेंगे। विषय, विषय क्या है? आसन्न लोकसभा चुनाव, यानी कि आने वाला लोकसभा चुनाव में जो भी मतदान केंद्र पर आवागमन के साथ साथ आवश्यक सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए आपको लिखना है। देखिए वही है, आसन्न, आसन्न लोकसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला अंतर्गत मतदान केंद्रों पर आवागमन के साथ साथ अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए समुचित कार्रवाई किए जाने का उल्लेख हो। तो ये विषय हो गया हमारा। तो विषय लिख देते हैं आसन्न लोकसभा चुनाव, आसन्न लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला अंतर्गत, मतलब अपने संबंधित जिला अंतर्गत, जो भी जिला पदाधिकारी है वो अपने संबंधित जिला अंतर्गत, जिला अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों, जितना भी मतदान केंद्र है सबको चेक करना है। मतदान केंद्रों पर आवागमन के साथ साथ, आवागमन के साथ साथ, के साथ साथ अन्य आवश्यक, अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था, सुविधाओं की व्यवस्था, व्यवस्था उपलब्ध कराने के संबंध में, उपलब्ध कराने, या व्यवस्था उपलब्ध कराने नहीं होगा, व्यवस्था कराने, करने हेतु, करना है, कराना है, ठीक है, समुचित कार्रवाई करने के संबंध में, समुचित कार्रवाई करने के संबंध में। तो ये हो गया आपका विषय। ठीक है, तो यहां देखिए ये फॉर्मेट देख लीजिए एक बार। प्रेषक मुख्य सचिव बिहार किसको लिख रहे हैं? सभी जिला पदाधिकारी बिहार को लिख रहे हैं। ठीक है, बिहार के सभी जिला पदाधिकारी को। ठीक। विषय आसन्न लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संबंधित जिला अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों पर आवागमन के साथ साथ अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु समुचित कार्रवाई करने के संबंध में। ठीक है, और इसके बाद आप लिखिएगा महाशय। महाशय के बाद आपका बॉडी पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ महाशय के बाद आप अपना बॉडी पार्ट लिखिएगा। तो बॉडी पार्ट में वही चीज लिखिएगा जो आपका पूछा गया है। तो बॉडी पार्ट में हम लिखेंगे आवश्यक चुनाव से संबंधित जो भी आवश्यक कार्रवाई होगा, जितना मेरे दिमाग में आएगा एग्जाम में, आपके दिमाग में जितना आएगा एग्जाम में, आप उतना ही लिखिएगा। कम से कम 2, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट जरूर लिख दीजिएगा। उससे क्या होता है, एग्जामिनर अच्छा समझता है। आगे, आगे इस पे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप सभी जिला पदाधिकारी इस बात से अवगत है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में विधि व्यवस्था संधारण के साथ साथ चुनाव शांतिपूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। इस कार्य के लिए आपको निम्न निर्देश दिए जाते हैं, या आप निम्नलिखित काम कर सकते हैं अपने अपने संबंधित जिलों में। तो सबसे पहले तो हर चीज में हम इसी तरह से करवाए हैं। आप इस, आप सभी, आप सभी इस बात से अवगत हैं, और सच में आने वाला है चुनाव, अगले साल चुनाव आने वाला है, और चुनाव को देखते हुए विधि व्यवस्था पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है इस बार नहीं तो अगले साल जरूर पूछेगा। अवगत है, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव, आने वाले
लोकसभा चुनाव, वहां पे विधानसभा चुनाव रहेगा, ठीक है, क्योंकि राज्य में चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव में विधि व्यवस्था संधारण करने के साथ साथ करने के साथ साथ ठीक है, चुनाव शांतिपूर्ण कराया जाना, चुनाव शांतिपूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। चुनाव कितना बड़ा मुद्दा है, अगर कहीं भी चुनाव में कुछ भी गड़बड़ी होता है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। इसलिए पुलिस जो है चुनाव के समय में काफी सतर्क रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक भी वोट एक्स्ट्रा पड़ा से नेता चेंज हो जाएगा, तो इसलिए चुनाव के समय कोई गड़बड़ी नहीं। इस कार्य के लिए, यानी कि इस काम के लिए क्या निर्देश दे सकते हैं हम लोग जिला पदाधिकारी को? तो निम्नलिखित निर्देश, इस कार्य के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं, दिए जाते हैं। निर्देश को निर्देश मत कर दीजिएगा। निर्देश जो है एक छोटा वर्ड है, यानी कि आप हल्का ऑर्डर दे रहे हैं, ज्यादा ऑर्डर नहीं, ठीक है। क्योंकि आप सुप्रीम पोजीशन में बैठे हुए हैं, आप सचिवालय में बैठे हुए हैं और आप अपने क्षेत्र में किसी विधि या किसी कानून को लागू करना है, आप निर्देश देते हैं, निर्देश नहीं देते। निर्देश थोड़ा सा ऑर्डर जैसा हो गया, वो थोड़ा बड़ा वर्ड हो गया। तो निर्देश से थोड़ा छोटा वर्ड है निर्देश, तो यहाँ पे निर्देश लिखना उचित है। पहला पहला है निर्वाचन कार्यों की वीडियोग्राफी करना, बहुत जरूरी है। इससे आपको क्या क्या होगा, जैसे निर्वाचन कभी चलेगा तो उसका वीडियोग्राफी कर सकते हैं। इससे हिंसक घटना, दंगा, उपद्रव, पथराव, बूथ हथियाना, मतदाताओं को डराना धमकाना, मतदाताओं को पैसा देकर वोट खरीदना इत्यादि को रोकने में काफी हद तक मदद मिलेगी। क्योंकि वो अगर चुनाव वोटिंग एरिया से 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर के आगे पर है जहां वीडियोग्राफी हो रहा है, या फिर आप सीसीटीवी कैमरा के सामने में है, निगरानी में है, तो आप सीधा और सीधा वीडियो के गिरफ्त में आ जाइएगा, आपको पकड़कर आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। इसीलिए निर्वाचन कार्यों की वीडियोग्राफी करना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ लिखिए, कोई दंगा होता है वो भी उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निर्वाचन कार्यों की वीडियोग्राफी करना सुनिश्चित करें, वीडियोग्राफी करना सुनिश्चित करें, ठीक है। सबसे पहला इसी को लिख रहे हैं क्योंकि सबसे जरूरी यही है। हमारी तीसरी आंख होती है, हम लोग दो आंख से देख सकते हैं, लेकिन एक आंख स्टैटिक लगा दिए सीसीटीवी कैमरा, वो सब चीज देख रहा है। हम लोग इधर उधर देखने में गलती कर सकते हैं, वो गलती नहीं करेगा, वो सारा चीज रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। वो झूठ भी नहीं बोलेगा, ठीक है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, हिंसक घटना, कौमा, दंगा, उपद्रव, ठीक है, पथराव, कोई पत्थर फेंकता है तो रिकॉर्ड हो जाएगा। बूथ हथियाना, कुछ लोग जाते हैं गुंडों के बल पे बूथ हथिया लेते हैं, तो भाई जब पता चल जाएगा कि गुंडा लोग बूथ हथियाया है तो उस दिन तो फालतू को वोट दिलवा सकता है, ऐसा हो सकता है जबरदस्ती दिलवा दे, लेकिन चुनाव ही कैंसिल करवा देगा। जब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, चुनाव कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, सारा आपका पैसा देके लाठी के दम पे बूथ हथिया के सारा बेकार हो गया, क्योंकि चुनाव फिर से होगा उस एरिया में, ठीक है। मतदाताओं को डराना धमकाना, मतदाताओं को डराना धमकाना, और क्या हो सकता है, मतदाताओं को पैसा देकर वोट खरीदना, मतदाताओं को पैसा देकर वोट खरीदना इत्यादि इत्यादि पर इत्यादि रोकने में काफी हद तक मदद मिलेगी, काफी हद तक
मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। तो हम लोग बॉडी पार्ट लिख रहे हैं, बॉडी पार्ट में अभी पहला पॉइंट लिखे हैं। बॉडी पार्ट में दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि मतदान केंद्र है उससे 100 मीटर के घेरे में कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत प्रवेश नहीं कर सकेगा, यह सुनिश्चित करें। ठीक है, और अगर कोई और न ही कोई अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकेगा। अगर एक भी व्यक्ति ऐसा दिखे तुरंत कार्रवाई कर दे। यानी कि मतदान केंद्र से 100 मीटर की या के 100 मीटर के घेरे में, 100 मीटर के घेरे में कोई व्यक्ति अनाधिकृत प्रवेश नहीं कर सकता है। अनाधिकृत प्रवेश न कर सके और न ही अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर सके, अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर सके, यह सुनिश्चित करें, सुनिश्चित करें। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। एक भी व्यक्ति यदि ऐसा दिखे या पाया जाए तो तुरंत कार्रवाई करें, तुरंत कार्रवाई करें, त्वरित एकदम। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसमें कि चुनाव की घोषणा से लेकर निर्वाचन की समाप्ति तक जितने भी नया शस्त्र लाइसेंस है, यानी कि आयुध अनुज्ञप्ति को इंग्लिश में बोलते हैं आर्म्स लाइसेंस, जारी करने पर रोक लगा दीजिए। यानी कि कोई भी आदमी नया लाइसेंस नहीं ले सकता आर्म्स का। ऐसा हो सकता है कि चुनाव में वो उस आर्म्स को दिखाए, चुनाव में उस आर्म्स का यूज करे, रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक, राइफल, इस सब का यूज करे। ठीक है, और जो जिसके पास पुराना लाइसेंस है, देखते होंगे कि चुनाव के समय में सबका आर्म्स लाइसेंस रिन्यूअल होता है। ठीक है, रिन्यूअल नहीं होगा, चेकिंग होगा। उनमें कारतूसों की संख्या का मिलान कर किया जाता है कि आपके पास पहले कितना कारतूस था, अब कितना कारतूस है, वो सब मिलान किया जाता है। ठीक है, यानी कि चुनाव की घोषणा से निर्वाचन की समाप्ति तक, निर्वाचन की समाप्ति तक नवीन शस्त्र लाइसेंस या इसी को बोल देता है आयुध अनुज्ञप्ति। आयुध यानी कि आर्म्स, आयुध अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस। ठीक है, कोई भी नया लाइसेंस, ठीक है, नहीं किया जाएगा, जारी करने पर रोक लगाने। ठीक है, साथ ही जो पुराना लाइसेंस है जिसका, ठीक है, उसके उनके राइफल, बंदूक, रिवॉल्वर, पिस्टल और कारतूस की संख्या का मिलान कराना सुनिश्चित करें। साथ ही पुराने लाइसेंस धारियों के आयुध अनुज्ञप्ति का उनके राइफल, बंदूक, ठीक है, या फिर रिवॉल्वर या पिस्टल, ठीक है, इत्यादि एवं इस सब का बंदूक नंबर मिलाया जाता है। जैसे राइफल नंबर होता है तो राइफल नंबर वहां पे लिखा रहेगा राइफल पर, उसको मिलाते हैं कि इसका राइफल भुला तो नहीं गया है। ठीक है, या अगर भुलाएगा तो किसी को मिलेगा, और वो मिलेगा तो वो उसको यूज करेगा, और अगर भुलाया तो ये एफआईआर क्यों नहीं किया। ये सब चीज मिलाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है,
इत्यादि एवं और कारतूसों की संख्या, कारतूस मतलब गोलियों, जो गोली है उसमें, जो भी बंदूक मिला उसको गोली, कारतूसों की संख्या का मिलान कराना, का मिलान कराना सुनिश्चित करें। अब देखिए गोलियों की संख्या का मिलान क्यों करते हैं, आखिर ये क्यों जरूरी है? पहले क्या होता था कि बाराती वगैरह अगर किसी का होता था या किसी का शादी होता था, तो शादियों में इंसान बंदूक फोड़ देता था, हवा हवा में गोली चलाता था। ठीक है, हार्स फायरिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, हार्स फायरिंग में कई बार क्या होता था, बहुत किसी का मौत हो जाता था। ठीक है, तो हार्स फायरिंग को बंद कर दिया गया, अब हार्स फायरिंग नहीं होता है। और इसका एक और फायदा ये है कि पहले के लोग बोलते थे कि शादी ब्याह में मेरा 10 गोली छूट गया, 20 गोली छूट गया, तो चुनाव के समय में उसका बंदूक का संख्या यानी कि गोलियों की संख्या मिलाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब जब हार्स फायरिंग बंद कर दिया गया है, तो उसको एक एक गोली का हिसाब देना पड़ेगा कि आपने ये गोली खर्च कहाँ किया। चुनाव में मिलाना आसान हो जाता है। अगर वो खर्च किया है तो संभवतः वह इलेक्शन वगैरह में भी खर्च कर सकता है, और बाद में बोल देगा कि हम शादी ब्याह में छोड़े थे सर, वहां पे बेटा का बर्थडे था उसमें छोड़ दिए थे। तो आप छोड़ना मना है, आप बंदूक नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्या है? चौथा। चौथा नंबर इसमें क्या है? बुरे एवं गुंडा तत्वों यानी कि कुछ बुरे लोग होते हैं या कुछ गुंडा तत्व हैं, उनके विरुद्ध अभियान चलाएंगे। साथ ही जो जमानत पर छूटे हुए अपराधी होते हैं, जैसे कि कुछ लोग को जमानत पे छोड़ते हैं लेकिन है तो वो अपराधी ही, या कुछ हिस्ट्री सीटर अपराधी होते हैं यानी जिनके विरुद्ध कई आपराधिक इतिहास है, ठीक है, उनके विरुद्ध हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। निरोधात्मक कार्रवाई एक छोटा सा वर्ड है लेकिन है बहुत बड़ा इसका वैल्यू। निरोधात्मक यानी कि उन लोगों से बॉन्ड बढ़ा सकते हैं धारा 107 के तहत शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए। बॉन्ड बढ़ा देंगे 2 लाख का, 3 लाख का। अगर आपने कोई क्राइम किया तो आपको 2 लाख रुपया एसडीएम कोर्ट में या डीएम कोर्ट में आपको जमा करना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, चुनाव के समय में कोई भी दंगा फसाद नहीं करेंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है निरोधात्मक कार्रवाई करना। तो चलिए चौथा पॉइंट लिखते हैं, बुरे एवं गुंडा तत्वों के विरुद्ध विरुद्ध अभियान चलाएं। अभियान चलाएं। एक होता है गुंडा परेड। सभी पहले होता था कि गुंडा लोग को थाने में बुलाकर, जब चुनाव हो या कोई बहुत जरूरी ऐसा चीज हो, उस समय क्या होता था कि गुंडा लोग को बुलाया जाता था कि ये इस इम्पोर्टेंट फंक्शन पर, ये हमारे एरिया का सबसे हिट लिस्टेड क्रिमिनल है, ये कोई घटना कारित ना कर दे। तो उसको बुलाकर थाने पे गुंडा परेड करवाते थे कि तुम गुंडा है, क्या तुम अभी तक गुंडागर्दी छोड़ा कि नहीं, अभी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उससे पूछताछ होता था, उसका बेइज्जती किया जाता था कि आने वाले समय में वो कभी गुंडागर्दी ना करे। ठीक है, अब करेगा तो उसको धमकाया जाता था, डराया जाता था कि तुम बाबू मेरे लिस्ट में है, तुम मेरे नज़र पे है, कुछ भी करेगा तो तुम ही को पकड़ेंगे। तो वो गलती नहीं करता था, थाने पर बुलाकर ऐसा किया जाता था। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता था, पहले गुंडा परेड बोलते हैं इसको। ठीक है, साथ ही साथ ही जमानत पर रिहा या छूटे, रिहा या छूटे अपराधी एवं और किस पर, हिस्ट्री सीटर, हिस्ट्री सीटर अपराधी तत्वों पर, अपराधी तत्वों पर निरोधात्मक कार्रवाई करें। निरोधात्मक कार्रवाई करें। ये करने के लिए डीएम को बोल रहे हैं। तो डीएम निरोधात्मक कार्रवाई कैसे कैसे कर सकते हैं? दंड प्रक्रिया संख्या यानी कि सीआरपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा, सीआरपीसी की धारा 107, 108, 110, ठीक है, 144, 145, ये सब निरोधात्मक कार्रवाई है। जैसे मान लीजिए जमीन जमीन को लेकर झगड़ा होता है तो 144 लगा देते हैं। वो निरोधात्मक कार्रवाई है कि आप दोनों झगड़ा नहीं करेंगे आप, जब तक कि आपका जमीन का फैसला नहीं हो जाता है। तो निरोधात्मक कार्रवाई में ही आता है। चलिए आगे, पांचवा, चुनाव प्रचार है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि लाउड स्पीकर का यूज करता है लोग, दिन में यूज करता है, रातों भर यूज करेगा तो आदमी सोएगा कब।
आपके चुनाव प्रचार करने से बहुत लोगों को दिक्कत है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई दमा का पेशेंट है, किसी को रात में नींद नहीं आता, इंसोम्निया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप एक डीएम होने के नाते आप एक सिटी में एक निकालिए आदेश कि 11 बजे रात से लेके 6 बजे सुबह तक लाउड स्पीकर का प्रयोग बंद रहेगा, ठीक है। और गांव घर के एरिया में 10 बजे रात से 6 बजे सुबह तक लाउड स्पीकर का प्रयोग बंद रहेगा। शहर में 11 से 6, गांव में 10 से 6। यानी कि पांचवा, चुनाव प्रचार हेतु रात्रि 10 बजे गांव में या ग्रामीण इलाके में तथा 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउड स्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाएं, प्रतिबंध लगाएं। तो ये भी एक तरीका है शहर में शांति व्यवस्था कायम। नहीं तो पता चला चुनाव को लेकर लोग सड़क पर उतर गया, हम नहीं देंगे किसी को वोट, चुनाव होता नहीं है कि हमको सोने नहीं देता है। जनता की भी शिकायत को ध्यान में रखना होगा। अगला चुनाव बूथ की साफ सफाई। चुनाव बूथ में पूरा कचरा पड़ा हुआ है, पता चला एक सामुदायिक भवन है, किसी का पंचायत भवन है, वहीं पर चुनाव करा दिया जाता है, होता है। तो वो 1 साल से बंद है, चुनाव के समय खोला, साफ किया नहीं, सांप कीड़ा बिच्छू मेढक कुछ भी हो सकता है उसमें, वो चुनाव चुनाव कराने से काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले चुनाव बूथ की साफ सफाई कराएंगे। और कई बार क्या होता है कि लोग रात तक काम करते हैं, वहां बिजली ही नहीं, लाइट ही नहीं है, तो किसी को दिखेगा ही नहीं। तो बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, और जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जिनका ड्यूटी है चुनाव कराना, पुलिस कर्मचारी हो या अंदर में जो मजिस्ट्रेट हो, उनका ड्यूटी, उनको पानी की व्यवस्था, साफ शुद्ध पीने की पानी की व्यवस्था और उचित बल, पुलिस बल का प्रतिनिधित्व वहां पे कराना सुनिश्चित करें। अगर पुलिस भी ज्यादा नहीं होगा तो लोग दबंगई करेंगे। तो इसलिए याद रखें, चुनाव बूथ की साफ सफाई, चुनाव बूथ की साफ सफाई की व्यवस्था और वहां बिजली पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था तथा उचित संख्या में पुलिस बल का प्रतिनिधित्व कराना, उचित संख्या में पुलिस बल का प्रतिनिधित्व कराना सुनिश्चित करें। इतना कुछ नहीं होगा तो वो बेकार है चुनाव बूथ, पोलिंग बूथ। 7वां, आचार संहिता लागू हो जाने के बाद जितना भी कल्याणकारी कार्य होता है उसको प्रतिबंध कर देना है, और अगर कोई आदेश का अवहेलना करता है सख्त कार्रवाई करना है। जैसे बहुत कोई क्या होगा कि जैसे आचार संहिता लागू हुआ बोलेगा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके लिए यहाँ नहर बना देंगे, चापाकल बनवा देंगे, बहुत कोई जो सत्ता में बनवा भी देता है। तो भाई आचार संहिता लागू हो गया, अब आप कोई भी कल्याणकारी काम नहीं कर सकते हैं। ये दिखाने के लिए कि आपको वो वोट बैंक है, नहीं, आपको बंद कर दिया गया है। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सभी कल्याणकारी कार्य कराने पर प्रतिबंध है, ठीक है। यानी कि आदेश की अवहेलना जो भी करेंगे, आदेश की अवहेलना करने वालों पर
सख्त कार्रवाई करें। अब इसमें ये लिख सकते हैं लास्ट में। अब और आपको पॉइंट लगे तो 2-3 को जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको लगता है कि 7 पॉइंट बहुत अच्छा है। 7 पॉइंट के बाद और आगे ज्यादा लंबा नहीं करना है आपको, कितनों लिखिए तो उतने नंबर मिलेगा। ठीक है, इतना लिख दिए काफी सफिशियंट है। अब लिखेंगे एक पॉइंट, अतः आप सबसे अपेक्षा है कि, या आप सभी से अपेक्षा है या उम्मीद है, अपेक्षा है कि उक्त सभी बिंदुओं पर उक्त सभी बिंदुओं को अपने संबंधित जिलों में उक्त सभी बिंदुओं पर अपने संबंधित जिलों में आवश्यक कार्रवाई करेंगे, या संबंधित जिलों में सुनिश्चित कराना सॉरी अपने संबंधित जिलों में लागू करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि शांति प्रिय ढंग से चुनाव संपन्न हो सके। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम लोग देंगे विश्वास भाजन। यहाँ पर विश्वास भाजन, और विश्वास भाजन भाजन के बाद आपका यहाँ पर होगा हस्ताक्षर। ठीक, हस्ताक्षर के बाद यहाँ डेट, जो भी आप हस्ताक्षर दे दो, मुख्य सचिव का हस्ताक्षर हम चलिए ऐसे ऐसे कर देते हैं। एग्जाम का डेट दीजिएगा 20/10/24, यहाँ लिख देंगे मुख्य सचिव बिहार। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला ड्राफ्ट। चलिए इसको देख लेते हैं। ये हमारा ड्राफ्ट है, इतना सफिशियंट है नंबर उठाने के लिए, काफी है। अब आते हैं दूसरा, ये है आपका नोटिंग, टिप्पणी लिखना, आत्मभारित टिप्पणी। नोटिंग भी 30 नंबर का है, समझिएगा। यहाँ आत्मभारित टिप्पणी लिखना है, ये भी 30 नंबर का है। और इसमें किसको लिखना है? कार्यालय प्रधान को, अपने कार्यालय प्रधान को लिखना है। ठीक, और किस मामले में लिखना है? जल जीवन हरियाली अभियान को के तहत किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए इनके प्रभावी अनुपालन एवं अनुश्रवण हेतु समुचित कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव। याद रखिए, ये शायद 2019 या 2020 में भी पहले पूछा हुआ था, देख लीजिएगा 2019 में या तो 2020 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन 2024 में रिपीट किया है, 2024 में रिपीट किया है। अब 2019 में था कि 20 में था ये नहीं पता, लेकिन ये पहले पूछा हुआ है, ये पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने ही विभाग से स्टार्ट करते हैं। मेरा विभाग है ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना, बिहार पटना। और इतना करने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करेंगे सुंदर बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग लिखेंगे संचिका संख्या, वही संचिका संख्या जो आप हर में देते हैं, 2/अपरा 1/23/2024 ग्रा कावी यानी कि ग्रामीण कार्य विभाग। ठीक है, इसके बाद ये हो गया हमारा संचिका संख्या। इसके बाद आप क्या करेंगे? विषय देंगे, विषय। यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिखना है, पटना वगैरह। ठीक है, यहाँ पर जैसे वहाँ पे ऑब्लिक पटना दिनांक लिखते थे ना, इसमें नहीं लिखना है, क्योंकि आप नोटिंग लिख रहे हैं, ये ड्राफ्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है? जल जीवन हरियाली अभियान को सफल क्रियान्वयन का उल्लेख करना है। ठीक, अनुश्रवण कैसे किया जाए, तो इसको विषय में लिखेंगे जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत
मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कार्यों के प्रभावी अनुपालन एवं अनुश्रवण हेतु समुचित कार्रवाई करने के संबंध में तो ये हो गया हमारा विषय। अब विषय के बाद थोड़ा सा इसको लाइन खींच देंगे और लाइन खींचने के बाद लिखेंगे कृपया अवलोकन किया जाए, यानी कि हम जो लिखने वाले हैं इस संबंध में उसका अवलोकन किया जाए। कृपया अवलोकन किया जाए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जल जीवन हरियाली मिशन के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद आप क्या सुझाव दे सकते हैं वो सुझाव देंगे। पहले इंट्रोडक्शन क्या है। जल जीवन हरियाली अभियान कब आया? 2019 में आया। 26 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन्हें प्रारंभ किया था। इस अभियान को प्रारंभ करने का एकमात्र उद्देश्य यही है, नाम से ही पता चलता है जल जीवन हरियाली, कि पर्यावरण को सुधार करना और जल स्तर की कमी को दूर करना। धीरे धीरे जो मृदा में जल का स्तर है वो और नीचे जा रहा है। गांव घर में देखिएगा बहुत चापाकल ऐसा है जहां पर पानी खत्म हो चुका है, यानी कि उसका पाइप जितना नीचे तक बोरिंग किया हुआ था उसके और नीचे चला गया पानी, तो जल स्तर में कमी हुआ है। पहले देखते थे 20 फीट में पानी मिल जाता था गांव घर में, अब ऐसा नहीं है। 100 फीट भी बोरिंग कर रहा है तो पानी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जल स्तर में कमी आई है। उसको कैसे सुधारा जाए, यही मिशन है जल जीवन हरियाली मिशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जल जीवन हरियाली अभियान को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 अक्टूबर ऐसे नहीं, हिंदी में लिखिएगा, 26 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया। ठीक है, इस अभियान को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन में सुधार, उसके बाद पर्यावरण को दूषित होने से बचाना तथा राज्य में जल स्तर की कमी जल स्तर की दूरी को कम करना है। यानी कि जल स्तर का जो दूरी हो गया है, जो पहले 20 फीट पे मिलता था 100 फीट हो गया है, उसको कम करना है। यानी कि और कम 60 में मिल जाए, 70 में मिल जाए। कैसे? जल का लेवल बढ़ाएंगे, जल को स्टोर करेंगे, तब ना, तभी पॉसिबल है। तो अब देखिए इसमें और क्या लिख सकते हैं। इस अभियान के अंतर्गत 5 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 5 चीज कौन कौन है वो 5 चीज लिख देंगे कि तालाब, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पौधा लगाना, कुआं का निर्माण करना, ठीक है, आहर पाइन। आहर पाइन क्या होता है? जहाँ वर्षा का पानी जमा होता है, जहाँ वर्षा का पानी जमा होता है उसको आहर पाइन होता है। आहर पाइन जो है वो वर्षा जल संचयन पद्धति है साउथ इंडिया में। पीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसी चीज को मैं यहाँ लिख दिया। देखिए, इस अभियान के अंतर्गत
के अंतर्गत 5 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो 5 चीज क्या क्या है? जैसे तालाबों, कॉमा, आहार पाइन, पाइन या पाइन होता है, शायद पा नहीं होता, प होता है, जहां वर्षा का पानी जमा होता है उसको बोलते हैं। साउथ इंडिया बोलते हैं, साउथ बिहार में इसको आहर पाइन बोला जाता है। वर्षा जल संचयन की प्रक्रिया को आहर पाइन बोला जाता है। ठीक है। और इसमें रेन वाटर, अगला क्या होगा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और क्या तरीका है? पौधा लगाना, पौधा लगाना यानी कि वृक्षारोपण, ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं वृक्षारोपण, वृक्षारोपण। और कुओं का निर्माण और जीर्णोद्धार करना। सिर्फ कुओं का निर्माण करने से नहीं होगा, कुछ कुओं का निर्माण पहले हो चुका है लेकिन उसका जीर्णोद्धार यानी कि रिपेयरिंग नहीं हुआ है, तो रिपेयरिंग भी जरूरी है पुराना कुआं का, जीर्णोद्धार करना है। यही 5 चीज है। ठीक है। अब इसमें आपका क्या सुझाव हो सकता है? तो यदि अनुमोदित हो तो इस अभियान को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। यदि अनुमोदित हो तो इस अभियान को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। वो कदम कौन कौन सा है? पहला, सबसे पहला, इस अभियान या योजना से सरकार किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए 75,000 रुपए तक की राशि सहायता प्रदान करता है, जो कि किसान को मालूम ही नहीं है। तो इस योजना के बारे में किसानों को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करना चाहिए। यानी कि इस अभियान के अभियान या योजना, जो बोलिए, अभियान या योजना से सरकार किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कितना रुपया देता है? 75,000 रुपए तक की राशि सहायता प्रदान करती है। सरकार इतना राशि प्रदान करती है। इस योजना के बारे में किसानों को अधिक से अधिक जानकारी देना चाहिए। अधिक से अधिक जानकारी देनी चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? इस योजना में नहरों, तालाबों आदि के किनारे पेड़ों को लगाने के लिए सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है एवं किसानों ग्रामीणों की सहायता से हम वृक्षारोपण में काफी मदद मिलेगा, पर्यावरण में भी सुधार होगा, तो किसान का मदद ले सकते हैं। इस योजना में क्या हो रहा है? नहरों, तालाबों आदि के किनारे पेड़ों को लगाने के लिए सरकार की तरफ से
बढ़ावा दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। यह संभव है, संभव है कि ग्रामीणों तथा किसानों की मदद लेकर या किसानों की सहायता से, सहायता से बड़े अमाउंट में, यानी कि बड़े तादाद में, तादाद तादाद तो होता है, तादाद में वृक्षारोपण को अंजाम दिया जा सकता है, अंजाम दिया जा सकता है और पर्यावरण में सुधार किया जा सकता है, पर्यावरण में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि सभी सरकारी विद्यालय या कार्यालय आदि के छत पर वर्षा की पानी को संचयित करने के लिए योजना बनाई है। ठीक है, यदि ग्रामीणों या किसानों के द्वारा भी वर्षा के जल का संचयन किया जाएगा तो उससे धरती के पानी का स्तर भी बना रहेगा। यानी कि सभी सरकारी विद्यालय या कार्यालय आदि के छत पर वर्षा का पानी को संचयित करने के लिए योजना बनाई है। ठीक है, यदि ग्रामीणों या किसानों के द्वारा भी वर्षा के जल का संचयन किया जाए तो दो फायदा होगा। एक तो धरती के जल पानी का स्तर भी सुधरेगा, धरती के पानी का स्तर तो सुधरेगा ही, सुधरेगा ही, साथ ही सूखे के समय जल संकट से भी मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिलेगी। ठीक है, जैसे सूखा हो जाता है तो पानी मिलता ही नहीं है, तो पानी अगर स्टोर रहेगा तो वही पानी यूज कर लेंगे। वो स्टोर कहाँ रह सकता है, या तो तालाब में रह सकता है, कुआं में रह सकता है, कुआं से भी सिंचाई होता है, दमकल के माध्यम से, तालाब से होता है। ठीक है, जहां आप स्टोर कर सकते हैं, पीने के लिए पानी स्टोर कर लीजिए और बढ़िया है। ठीक है, अब अगर आपको कुछ सुझाव देना है, आप अपना कुछ सुझाव यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, सुझाव में क्या हो सकता है कि वर्षा के सभी सरकारी स्कूल, जैसे कि सभी सरकारी विद्यालय कार्यालय आदि की छत पर वर्षा का पानी को संचित करने के लिए योजना बनाई है, लेकिन क्या कोई जाके देखता है, मॉनिटरिंग करता है कि वर्षा के पानी के जल का स्टोर, उसका पता चला जहाँ स्टोर कर रहा है वो जगह खराब है, एकदम गंदा हो चुका है, कभी स्टोर हो ही नहीं रहा है, और स्टोर होता भी तो वहां जाके सब नहाता है बच्चा लोग, कैसे होगा, नहीं होगा। इसको इसको मॉनिटर करने के लिए एक आदमी नियुक्त करना चाहिए जो हर विद्यालय में जाके, या अपने उसका कुछ एरिया होना चाहिए वहां पे जाके वो देखे कि ड्रेनेज सिस्टम सही है कि नहीं, पानी स्टोर सही से हो रहा है कि नहीं। वो किया जा सकता है। वृक्षारोपण जो लगाने के लिए बोला गया था, तो महीने में कितना वृक्षारोपण हुआ उसका आंकड़ा तैयार करें। ठीक है, ये सब किया जा सकता है, ये आप सुझाव दे सकते हैं, तो ये सुझाव देना आपका काम है, सुझाव दीजिए। सुझाव देने के बाद यहाँ पर लिखिए लास्ट में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। अब प्रस्तुत करने के बाद यहाँ पर आपका हस्ताक्षर रहेगा। अपना नाम कभी मत लिखिएगा टिप्पणी में, क ख ग लिख दीजिएगा, एग्जाम में मना रहता है अपना नाम लिखना। ठीक है, और क ख ग लिखने के बाद एग्जाम का डेट दे दीजिएगा 20/10/2024,
और अपना पदनाम दे दीजिएगा। यहाँ पे आपका पदनाम रहेगा, पदनाम। जैसे मेरा पदनाम क्या है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, हम अपना लिख देते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। यदि कोई एसआई है तो लिख लीजिएगा पुलिस अवर निरीक्षक, कोई डीएसपी है तो पुलिस उपाधीक्षक, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखिएगा जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, यानी कि आपका लेटर कौन देखेगा, सबसे पहले प्रशाखा पदाधिकारी मेरा लेटर वो देखेंगे। अगर वो रीड कर लेते हैं तो ऐसे कर देंगे, इसका मतलब हो गया कि वो रीड कर चुके हैं, ठीक है। और अगर वो रीड नहीं किए तो ऐसे हम लोग इस फॉर्मेट में भेजेंगे। तो यही हो गया हमारा टिप्पणी का फॉर्मेट, यही हो गया हमारा टिप्पणी का फॉर्मेट, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है वाक्य की शुद्धि। तीसरा क्वेश्चन है वाक्य की शुद्धि। कलर चेंज कर देते हैं इसमें, रेड पेन। वाक्य की शुद्धि, क्योंकि ये गड़बड़ है। उसे जघन्य अपराध का दोषी पाते हुए मृत्यु दंड की सजा दी गई। देखिए यहाँ गलती क्या है, मृत्यु दंड की सजा, सजा दी गई, ये गलत है। चाहे तो उसे मृत्यु दंड दी गई, मृत्यु दंड में दंड यानी कि सजा छुपा हुआ है, चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं मृत्यु दंड दी गई, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मृत्यु की सजा दी गई, मृत्यु की सजा दी गई। मृत्यु दंड की सजा दोनों आप लिख दे रहे हैं, ठीक है। मृत्यु दंड की सजा ये गलत हो जाएगा, चाहे तो मृत्यु की सजा, चाहे तो मृत्यु की सजा या मृत्यु दंड दी गई, ठीक है। ये दोनों एक साथ नहीं लिखाएगा, यहाँ पर ये गलती था। दूसरा, कुशल शिक्षक हमेशा प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। कुशल शिक्षक हमेशा प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछा करते हैं नहीं, पूछते हैं। कुशल शिक्षक हमेशा हमेशा प्रश्न पूछा करते नहीं, पूछते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे पूछते हैं, ठीक है। वह सभी प्रकार की वस्तुएं, वस्तु नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, वस्तुएं मौजूद थी, वस्तुएं मौजूद थी। पिता का उत्तरदायित्व पुत्र के ऊपर नहीं होता है, पुत्र के प्रति, पुत्र के प्रति होता है। होली के अवसर पर बस लोगों से लबालब भरा था। लबालब तो लिक्विड के लिए यूज होता है, खचाखच भरा था, ये वर्ड यहाँ पे ये गलत है, लबालब नहीं होगा, खचाखच भरा था। जैसे पानी से लबालब भरा हुआ, वहां पर सही हो जाएगा लबालब। लबालब हमेशा लिक्विड चीज के लिए यूज होता है, लिक्विड चीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लबालब नहीं होगा, खचाखच यूज होगा। अगला, युद्ध द्वारा किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता है, ठीक है। युद्ध द्वारा नहीं, युद्ध से, युद्ध से, द्वारा नहीं होगा यहाँ पे, युद्ध से होगा। युद्ध द्वारा नहीं होगा यहाँ पे, से हो जाएगा। अगला, बिहार में हिंदी बोला जाता है, नहीं बोली जाती है, बोली जाती है, बिहार में हिंदी बोली जाती है, ठीक है। मैं गाने का नित्य कसरत नहीं करता हूँ, गाने का अभ्यास होता है, गाने का, मैं गाने का नित्य अभ्यास करता हूँ। तो कहाँ गलती है, देखिए आपको ये गलती था हमारा इरर। और इसी में आपको देखिए, हम तो टोटल सॉल्व किए हैं, हमको जो गलती लगता है कि हम जो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे उसको छोड़ देंगे, इसमें से केवल 5 को बनाना है आपको। 8 में से, यहाँ पे आपको 8 ऑप्शन दिया हुआ है, 8 ऑप्शन, और 8 में से केवल 5 बनाना है, 8 में 5 बनाना है। आप वही 5 बनाइए जो आपको लगता है एकदम कंफर्म सही है, जो आपको लगता है एकदम कंफर्म सही है, ठीक है। चलिए अगला, इसको बनाते हैं हम लोग। ये है हमारा ये हो गया हमारा क्वेश्चन। संक्षेपण, संक्षेपण, उपयुक्त शीर्षक देकर संक्षेपण करना है। सबसे पहले शीर्षक देने के लिए हम लोग को इसको एक बार पढ़ना होगा। चलिए पढ़ते हैं। किसी भी देश के निर्माण तथा विकास के लिए वहां के विद्यार्थी वर्ग का विशेष योगदान होता है। लग रहा है कि विद्यार्थी का देश के निर्माण में योगदान हो सकता है इसका शीर्षक। राष्ट्र के निर्माण, देखिए फिर से राष्ट्र का निर्माण हो गया, ठीक है।
राष्ट्र के निर्माण के लिए राष्ट्रीय चरित्र की आवश्यकता होती है, जिसकी प्रेरणा विद्यार्थी समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई हिस्ट्री पढ़िएगा तो हिस्ट्री में आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किए हैं। सती प्रथा हटी है, ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह संभव हो पाया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। तो जितने भी आप चेतना है, जो चेतना जगी है, वो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट से पता चलता है, उनके चरित्र से पता चलता है। वो राष्ट्रीय चरित्र है, हमारे देश के लिए एक आइडियल है, ठीक है। इसलिए चरित्र का निर्माण जो है वो राष्ट्र के निर्माण के लिए चरित्र का निर्माण बहुत आवश्यक है। चरित्र निर्माण की ओर विद्यार्थियों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। चरित्र एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य अपनी सब प्रकार की उन्नति कर सकता है, हर प्रकार की उन्नति। चरित्र को सुधार कर वह अपनी उन्नति ही नहीं करता बल्कि देश और समाज का गौरव भी ऊंचा करता है, ठीक है। जिस देश में चरित्रवान नागरिकों की अधिकता होती है वह देश निश्चित ही उन्नति के शिखर पर पहुंचता है, ठीक है, ये भी सही है। अतः विद्यार्थियों को चाहिए कि वह अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी ही सावधानी और सूझबूझ से करे। फ्यूचर के लिए सोचे वो अपना। आजकल क्या है, लोग गाड़ी ले लेगा केटीएम और घूमेगा, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। अपने फ्यूचर को देखना है और बड़ी ही सावधानी से अपना टाइम का यूज करना है, जीवन का निर्माण करने के बारे में सोचना है। अगर आज का क्षण बर्बाद हो गया तो कल का सूरज देखने में भी दिक्कत होगा। उन्हें प्रत्येक क्षण अपने धर्म और संस्कृति के चित्र को अपने सामने रखना चाहिए। बहुत कोई बोलता है अपने कुल देवता को सामने रखना चाहिए, अपना गांव के बारे में सोचना चाहिए, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना चाहिए, धर्म के बारे में सोचना चाहिए, गॉड के बारे में सोचना चाहिए। तो ये चीज आपको एक बार पढ़ने से हमको लगा कि राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थी का योगदान उससे कहीं ज्यादा है चरित्र का योगदान, चरित्र का योगदान। इसका शीर्षक होना चाहिए विद्यार्थी नहीं चरित्र। शीर्षक क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्र या देश भी लिख सकते हैं, या देश निर्माण में चरित्र का योगदान, चरित्र का योगदान, ये शीर्षक हो गया। और शीर्षक को थोड़ा सा सुंदर बना दिए। एग्जाम में आपको सुंदर बनाने के लिए कि नहीं होगा, आपके पास एक ही पेन रहेगा, दो पेन ले जाइएगा, ब्लैक और ब्लू। इसको ब्लैक से कीजिएगा ऊपर वाला हेडिंग और नीचे ब्लू से लिखिएगा। चलिए अब हम लोग नीचे लिखते हैं। अब पढ़ते हैं, पढ़ के शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। किसी भी देश के निर्माण तथा विकास के लिए वहां के विद्यार्थी वर्ग का विशेष योगदान होता है। राष्ट्र के निर्माण के लिए राष्ट्रीय चरित्र की आवश्यकता होती है, जिसकी प्रेरणा विद्यार्थी समाज और धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, किसी देश के निर्माण तथा विकास के लिए किसी देश के निर्माण तथा विकास के लिए विद्यार्थी का विशेष योगदान होता है, विशेष योगदान होता है। समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना से शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी अपना चरित्र निर्माण कर सकते हैं। समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना से शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी अपना चरित्र निर्माण कर सकते हैं। तो जितना हम लोग पढ़े थे वहां तक शॉर्टकट हुआ। आगे चरित्र एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य अपनी सब प्रकार की उन्नति कर सकता है। चरित्र को सुधार कर वह अपनी उन्नति ही नहीं करता बल्कि देश और समाज दोनों का गौरव ऊंचा करता है। जिस देश में चरित्रवान नागरिकों की अधिकता होती है वह देश निश्चित ही रूप से उन्नति के शिखर पर पहुंचता है।
यहाँ पर इसको हम लोग शॉर्ट करके लिए ये लिख सकते हैं कि चरित्र का निर्माण कर व्यक्ति अपनी सब प्रकार से उन्नति तो करता ही है। चरित्र का निर्माण कर व्यक्ति या विद्यार्थी जो भी बोलिए अपनी सब प्रकार से उन्नति तो करता ही है, साथ ही वह देश और समाज का गौरव भी ऊंचा करता है। जिस देश में चरित्रवान नागरिकों की अधिकता होती है वह देश निश्चित ही उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। जिस देश में चरित्रवान नागरिकों की अधिकता होती है वह देश निश्चय ही उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब ये 2 लाइन बचा हुआ है। अतः विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपने भावी जीवन का निर्माण बड़ी ही सावधानी और सूझबूझ से करे। उन्हें प्रत्येक क्षण अपने धर्म और संस्कृति के चित्र को अपने सामने रखना चाहिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अतः प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपने प्रत्येक क्षण अपने धर्म और संस्कृति को सामने रखकर अपने भावी जीवन का निर्माण सूझबूझ एवं सावधानी से करे। थोड़ा सा चेंज कर दिए और थोड़ा सा लाइन भी बचा। अतः के बाद कॉमा, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि अपने प्रत्येक क्षण अपने धर्म और संस्कृति को सामने रख अपने भावी जीवन का निर्माण सूझबूझ एवं सावधानी से करें। सूझबूझ एवं सावधानी से करें। देखिए ये थोड़ा सा हमको लगता है कि हल्का सा टिपिकल था, ठीक है, थोड़ा लिखने में इसमें दिक्कत था। इसमें इतना जो था इसका 50% लगभग हम लिखे हैं, जबकि लिखना चाहिए 1/3, ठीक है। तो 1/3 से 1/2 तक आप लिख सकते हैं, आपको नंबर मिलेगा। थोड़ा सा नंबर तो काट लेगा इसमें भी, इतना लिखने में भी, लेकिन आपको 25 में 20 नंबर जरूर दे देगा। हम इसका 50% यूज किए हैं, जो भी ये दिया हुआ इसका 50% यूज किए हैं। आपको कोशिश करना है कि 1/3 में हो जाए, लेकिन 1/3 में इसको यूज करना काफी मुश्किल था। तो जो संक्षेपण हमारा आज के यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और आज हमारा 2024 का टिप्पणी वाला जो पोर्शन था, हिंदी टिप्पण वाला, सारा चीज कंप्लीट हो गया है। अब हमको लगता है कि संभवतः ये हमारा लास्ट क्लास है। अगर और कोई क्वेश्चन हमको मिलता है तो हम जरूर करवाएंगे, और नहीं मिला तो ये हमारा लास्ट क्लास है। और इस 6 क्लास में आपका हिंदी टिप्पण का पूरा प्रैक्टिस करवा दिया गया है। और आप लोगों के एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से एग्जाम दीजिए और पास होकर आइए, और रिजल्ट जरूर यहाँ पे हमें बताइएगा कमेंट में। आपका जो रिजल्ट आएगा, जो हमारे चैनल देख के जो पास करेंगे वो जरूर यहाँ पे रिजल्ट बताइएगा। और आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका एग्जाम हो और आप पास करें आप अच्छे से। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।